हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर की हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं, आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। इसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की है, फिर 6.2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की हैं, 6.3 में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की हैं, 6.4 में अप्रॉक्सीमेशन की है, 6.5 में सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमा और मिनिमा की है। तो सभी एक्सरसाइजेस को मैंने आपको डीप में जाके इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश की है। और अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज में एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस, एक डिफरेंट मैपिंग देने की कोशिश की है टॉपिक वाइज। मैक्सिमम मिनिमा की अलग से मैपिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अलग से मैपिंग है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है जब हमारे पास एक थॉट प्रोसेस होता है। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ये मुश्किल क्यों लगती है बच्चों को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी चैप्टर का। अब मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करते हैं। मतलब फर्स्ट मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है तो हमारा माइंड सेटअप वैसा ही होता है। सेकंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हम वैसा ही सोचते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सभी क्वेश्चन मिक्स में होते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जजमेंट का कि आपको कोई चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो मतलब आपकी फुल प्रेपरेशन है उस चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। तो हमें पता लग गया कि अप्रॉक्सीमेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर हमें यूज करना है, मतलब एक्सरसाइज 6.4 का ये क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमने अप्रॉक्सीमेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बट ऐसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया। इसमें चेंज किया कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो P/Q फॉर्म में पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले 6.4 के अंदर जो है वो नहीं किया। हमने सभी क्वेश्चंस किए हैं, पॉइंट्स वाले भी किए हैं, डेसिमल में सब क्वेश्चंस किए हैं, बट ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया। बट आप घबराना मत बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको याद होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 है ना, हाँ जी, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 15 पार्ट्स हैं। तो वो सभी एक जैसे सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड पार्ट की अगर बात करो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं तो डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट वेज हैं। एनसीईआरटी में भी डिफरेंट वे से सॉल्व किया गया है, बट मैंने सभी क्वेश्चंस को, इसके 9 के 9 क्वेश्चंस को सेम वे से इस मैपिंग से सॉल्व करवाया था। तो सभी में हम सेम मैपिंग फॉलो करेंगे। तो राइट दी फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे क्योंकि हमने पहचान लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो अप्रॉक्सीमेशन का है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं लेट। आप चाहे अपने देखो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके नोट्स बने होंगे 6.4 के, आप वो निकाल के देख लेना, इतना सा भी डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो x की पावर 1/4, तो फंक्शन को लिख लिया। अब आपको पता है अब हमें परफेक्ट x लिखना होता है। हमारी मैपिंग कहती है नियरेस्ट परफेक्ट x लिखो, राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, या जो भी इसको बोलते हो आप, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे हम, नाउ परफेक्ट x। परफेक्ट x से क्या मतलब होता है, परफेक्ट x का मतलब होता है कि इसकी पावर जो 1/4 है वो झट से सॉल्व हो जाए। जैसे देखो 17 की पावर 1/4 मुश्किल है, बट अगर 16 हो, देखो 81 ना एक्चुअली पहले ही परफेक्ट है। 81 को आप लिख सकते हो, अगर आपको नहीं आता इसको ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ये 3 की पावर 4 है। सेम वे से जो 16 है वो 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब ये 2/3 बनेगा बेसिकली। तो ये देखो कितना सॉल्व करना इजी है। इसकी 4 पावर बाहर आ गई, इसकी 4 पावर बाहर आ गई, तो ये 2/3 रह गया। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट एक्स। तो हमारा जो परफेक्ट एक्स है वो कितना होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं
16/81। तो ये आपका परफेक्ट एक्स है। अब इसके बाद आपको पता है लेट डेल्टा एक्स, हमें डेल्टा एक्स लिखना है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, देखो हम पीछे हैं 17/81, हमें आगे जाना मतलब हमें प्लस करना है, तो यहाँ हमारी डेल्टा एक्स वैल्यू प्लस होगी। अब 16/81 में मुझे इसको मुझे देखो क्या ऐड करूँ कि 17/81 बन जाए। जब अब इसको माइनस करो, देखो अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चन हो कि 82 की पावर 1/4 को सॉल्व करना है, तो इसका परफेक्ट एक्स तो हुआ 81, तो मुझे आगे जाना, तो मैं 81 में 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरा डेल्टा एक्स कितना आया 1। अब यहाँ पर क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो 16/81 में मुझे 1/81 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये 17/81 बनेगा। ठीक है, 17/81। तो हमारा डेल्टा एक्स कितना हुआ 1/81। इसको आप नंबर देना चाहते हो तो नंबर दे दो। अब उसके बाद आप चेक भी कर लो, लेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखो एक्स कितना है हमारा 16/81, डेल्टा एक्स कितना है 1/81, तो ये बन गया 17/81। तो ये हमारा चेक भी हो गया, क्रॉस चेक भी हो गया कि हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब आपको पता है इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि हमें y की वैल्यू को ढूंढना है परफेक्ट x पर, फिर dy/dx की वैल्यू को ढूंढना है परफेक्ट x पर। तो हम वही स्टेप्स अपने फॉलो करेंगे जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेट y = x की पावर 1/4। तो बेसिकली मुझे परफेक्ट y की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो एट x = 16/81, तो इस पर मुझे वैल्यू ढूंढनी है इसकी, तो ढूंढ लेते हैं। तो वैसे मैंने वो करके दिखाई दिया, 16/81 की पावर 1/4, तो ये कितना लिखेंगे इसको हम 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 1/4। जस्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो y = 2/3 की पावर 4 उसकी पावर 1/4, ये पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मेरे पास कितना आएगा 2/3। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब फिर से, अब आपको पता है ये हमारा परफेक्ट y ढूंढ लिया हमने। अब हमें दोबारा से इसको लिखना है। दोबारा से क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे dy/dx की वैल्यू ढूंढनी है। आप परफेक्ट dy/dx भी बोल सकते हो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/4 का। तो 1/4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। तो विच एम्प्लाइज dy/dx 1/4 x की पावर -3/4, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है इसको आप ऐसे लिख लेना, हमेशा इसको ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इस -3/4 को नीचे आके +3/4 बन गया। अब फिर से वही हमारा जो परफेक्ट x है उस पर हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा सेम प्रोसीजर इसीलिए फॉलो करते हैं कि हम उस चीज़ों से उसको बार बार करके इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि हमसे गलती होने के कोई चांसेस नहीं रहते। तो देखो कितना आएगा 1/4, 16/81 की पावर 3/4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4, 16/81 की पावर 1/4 और उस सारे की पावर 3। ठीक है, उस सारे की पावर कितनी है 3, 3 × 1/4 3/4 ही होगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं रफ में कि 16/81 की वैल्यू कितनी आएगी, उसकी पावर 1/4 2/3। तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2/3 उसकी पावर कितनी है 3। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, 2 की पावर 3 कितनी होगी 8/27। अब ऐसा करो, इस 27 को आप ऊपर ले जाओ, डिवाइड बाय 8 4 32। तो ये आपकी बेसिकली dy/dx की वैल्यू है। यहाँ पर आप नंबर 3 दे दो। अब आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला जो है वो हम लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, नाउ डेल्टा वाई, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें डेल्टा वाई जब हम मिल गया तो उसको हम वाई में ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला कितना है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इसमें वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 27/32। डेल्टा एक्स कितना आएगा आपके पास, डेल्टा एक्स कितना था हमारा 1/81। तो यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यूजिंग 1 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट हो रहा है, ठीक। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की, 1/96, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.0104 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हमारा इतना आंसर आ गया। अब आपको पता है नाउ हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है y प्लस डेल्टा वाई की। अब y कितना था हमारा, बेसिकली 2/3। आपको याद है लास्ट पेज पे हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की थी 16/81 की पावर 1/4, वो 2/3 थी। अब डेल्टा y की कितनी है 0.0104। तो विच एम्प्लाइज y प्लस डेल्टा y कितना आ गया। अब 2/3 को भी अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा 6 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको अगर आप ऐड करोगे, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.677। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 3 डेसिमल तक ही लिख लिया। तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17/81 की पावर 1/4 इज 0.677। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है और हमने ब्लाइंडली इस मैपिंग को फॉलो किया है। आप मेरे को बताओ कि आपको कहाँ पर लगा कि सर ये क्वेश्चन तो डिफरेंट है, अप्रॉक्सीमेशन के बाकी क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ जब तक आप मेरे साथ हो और मैं आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आने दूँ। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है 33 की पावर -1/5। तो चाहे अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है शायद हमने ऐसा पहले नहीं किया, किसी की पावर नेगेटिव नहीं आई तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मैपिंग को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू x की पावर -1/5। अब देखो आपको पता हमने फंक्शन लिख लिया, अब उसके बाद हमें परफेक्ट x लिखना होता है। तो बस जिसने परफेक्ट x लिखना सीख लिया उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद जस्ट हमें ब्लाइंडली इस मैपिंग को फॉलो करना है। देखो मतलब ब्लाइंडली से मेरा मतलब है उसके बाद तो बस स्टेप्स हमें बस याद ही करने हैं, जस्ट परफेक्ट एक्स हमें खुद से सॉल्व करना है। अब परफेक्ट एक्स कैसे ढूंढेंगे आपको पता है, तो ये कितनी पावर है आप मेरे को बताओ, 33 की पावर -1/5 है। वैसे हमें प्रैक्टिस से पता है कि इसके आसपास 32 है। देखो यहाँ पर 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 की अगर मैं पावर -1/5 करूँगी, देखो माइनस को भूल जाओ, तो इसको सॉल्व करना इजी है ना, ये कट हो गया तो 2 की पावर -1 आ गया, मतलब 1/2 आंसर आ गया डायरेक्टली। कितना इजी है, मतलब ये परफेक्ट एक्स है। तो हमारा परफेक्ट एक्स कितना होगा यहाँ पर 32। मुझे पावर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब उसके बाद परफेक्ट एक्स के बाद लेट डेल्टा एक्स, ठीक है। आप देखना खुद दो क्वेश्चन है ना, दोनों अलग अलग जोन के हैं, इसमें पावर नेगेटिव है, पिछले में फ्रैक्शन में था, तो देखना सेम करेंगे हम। नाउ लेट डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स 32 है, हमें आगे जाना है तो 1। तो आप वो चेक भी कर सकते हो, x प्लस डेल्टा एक्स कितना आएगा 32 प्लस 1 कितना आएगा 33। इसको आप नंबर देना, नंबर दे दो नंबर 1। अब हमने चेक भी कर लिया। अब आपको पता है अब हमारी मैपिंग कहती है कि आप परफेक्ट y और परफेक्ट dy/dx जो है वो ढूंढ के दिखा दो। तो लिख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, y इज इक्वल टू x की पावर -1/5।
तो परफेक्ट एक्स हमारा कितना है 32। तो ये तो हमने अभी अभी कैलकुलेट भी किया है, तो इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 5 उसकी पावर -1/5। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू -1/5। जस्ट आपके नोट्स के लिए है, आपको इतनी फॉर्मेलिटी मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2। तो ये आपके y की वैल्यू आ गई, इसको आप नंबर 2 दे सकते हो। देख लो हमने परफेक्ट जो y है वो कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हमें परफेक्ट dy/dx ढूंढना है, तो y अगेन मैंने लिखा, डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर -1/5 का। तो -1/5 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो dy/dx इज इक्वल टू -1/5 x की पावर -6/5, -5 -1 -6/5, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। और हमेशा की तरह -1/5 तो है, इसको आप नीचे लिख लो, कितना आएगा +6/5। ठीक है। तो अब हमें फिर से वही परफेक्ट एक्स पर ढूंढना है। परफेक्ट एक्स था हमारा 32। तो dy/dx यानी परफेक्ट dy/dx की वैल्यू को हम ढूंढ लेते हैं, -1/5, 32 की पावर 6/5। तो -1/5 इसको आप लिख लो 32 की पावर 1/5, ठीक है, उसकी पावर 6। अब आपको पता 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 कितनी होगी 2। ठीक है। तो dy/dx -1/5 2 की पावर 6 इतना रह गया। तो 2 की पावर 6 जो होती है वो होती है 64। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 20, 320। तो विच एम्प्लाइज dy/dx कितना आ गया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.003125। अब देखो मेरे दिमाग में अभी अभी एक बात आई है कि कुछ बच्चों को लगेगा कि सर हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको कैलकुलेटर के बिना। तो देखो कुछ मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। पॉइंट एक छोटा नंबर है, 0 0 0 अभी भी छोटा है, 0 0 1000 बन गया, तो इसको आप 3 पर डिवाइड कर सकते हो, 960। तो 40 बच गया, 0 ऊपर से आ गया तो 1। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये हमारी dy/dx की वैल्यू है। अब हमारा फॉर्मूला आपको बताया, इसको आप नंबर दे दो 3, इसको आप नंबर दे दो 3। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसके पीछे की मैं जो कहानी आपको बताई थी आपको वो देखनी चाहिए। मैंने इसके पीछे जो लॉजिक था वो आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। मैं कोई भी फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं बोलता कि इसको रट लो, उसके पीछे की जो कहानी होती है मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब आपको बैकग्राउंड पता होती है ना तो फिर आप उस पार्ट को अच्छे से सीखते हो। 3125। अब डेल्टा एक्स कितना था 1, तो सेम वैल्यू ही आ गई डेल्टा वाई की -0.00312। अब यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख लो, यूजिंग 1 एंड 3। 1 में हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी 1। अब आपको पता है नाउ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई। वाई कितना था हमारा 1/2 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है आपके सामने 0.003125। अगर आप देखो 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा माइनस 0.003125। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास कितना आएगा 0.49685। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहते हो तो ताकि आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच
हो पाए, इतना लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, कितना था हमारा, 33 की पावर -1/5 इज़ 0.497। अब आप मेरे को बताओ कि मैंने इस क्वेश्चन को कहाँ से डिफरेंट मतलब कि सॉल्व किया। तो सेम हमने इस मैपिंग को फॉलो किया है, जस्ट डेल्टा एक्स जो होता है वो हमें ध्यान से कैलकुलेट करना है कि वो क्या लेना चाहिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई भी और चेंज नहीं है, हमने ब्लाइंडली मैपिंग को फॉलो किया और हमें इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो मैक्सिमम मिनिमम से हमें ये पता है कि ये मैक्सिमम और मिनिमा का क्वेश्चन है, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वगैरह कुछ ना कुछ बताना है। तो इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। वैल्यू कितनी है ये नहीं हमें पूछा गया, उन्होंने बस ये बोला है कि इस पॉइंट पर इसका मैक्सिमा आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है या लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का। उसके लिए अलग से मैपिंग है और इसके लिए अलग से मैपिंग है, ठीक है। अब आपको पता है इसमें हमेशा लिखा होता है कि इसमें इंटरवल गिवन होता है, बट यहाँ पर इंटरवल तो गिवन नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन सिंपल मैक्सिमम मिनिमा का है। तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। तो इन दोनों के जो पहले दोनों स्टेप हैं वो सेम होते हैं, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लो। तो पहले वही फॉलो करते हैं, फिर जब उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी कि इस कौन से डेरिवेटिव से टेस्ट से करना है तो वो तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स बाय एक्स का, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, एफ डैश एक्स। अब पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन 2 हैं और ये डिवाइड में मतलब क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डरने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट अपना ध्यान जो है इन दो टर्म्स पर रखना है, बाकी टर्म्स को तो हमें जस्ट कॉपी करना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो यहाँ पर अगेन एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये जो टर्म है तो कैंसिल आउट हो रही है, अच्छी बात है, जितना ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ 1 रह गया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस लॉग एक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा दूसरा स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ पाए। तो विच इम्प्लाइज 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और वैसे भी नीचे वाली टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 होगी तो सब कुछ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाके हमने ख़त्म कर दिया। तो विच इम्प्लाइज 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। अब बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉग की देखो मतलब एक्स की वैल्यू को जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आपने देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मेरे से पढ़ी है,
तो उसके अंदर हमने लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल में लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया था। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको वहाँ पर करवाया था। तभी बोलता हूँ कि बेसिक को अच्छे से करा करो। अब जिन बच्चों ने ये किया है उनको ये जल्दी समझ में आएगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ये लॉग फंक्शन का ग्राफ है। तो ये बेसिकली एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर हम यहाँ से जाएंगे रिवर्स करेंगे तो लॉग आएगा, लॉग का रिवर्स करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। अब इसको समझाने के लिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, वहाँ पर मैंने आपको समझाई थी कि मान लो लॉग को हम इस तरह से लिखते हैं। लॉग का कुछ बेस भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, log 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, log 8 का आंसर 3 आएगा अगर उसका बेस 2 होगा। तो अगर इसको मैं रिवर्स करूं तो ये जो log है उधर जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, मतलब ये जो बेस है ना, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 3 है ये उसकी पावर में आ जाएगा। तो बेस जो है वो बेस में नीचे ही रहेगा, बेस यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ पर भी नीचे ही आएगा। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका पता ही है लॉग फंक्शन है। तो जब भी हम देखो, और अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो बेस नहीं है, देखो मैंने आपको वहाँ पर ये भी समझाया था कि जब भी कोई लॉग हम बिना बेस के लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो बेस होता है वो ई होता है, और इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो एनसीईआरटी इसको log x ही लिखती है। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये उधर जाएगा तो देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग देखो, ये जो 2 बेस है ये इसकी बेस में ही है, ये जो e है तो ये कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू ई की पावर 1। तो विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, e। तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। आई होप आपको ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली है ये आपको समझ में आई होगी। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सोचना है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ अपनी ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये कभी कभी फेल हो जाता है, ये थोड़ा सा लेंथी है, बट यहाँ पर रीज़न कुछ और है। यहाँ पर रीज़न ये है कि अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जाऊँगा तो क्रिटिकल पॉइंट को मुझे नंबर लाइन पर बनाना पड़ेगा, ई को। अब ई की जो अगर वैल्यू मैं देखूँ, ये आउलर्स नंबर है, ये कुछ इतनी होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको इसके पिछली वैल्यू 2 सोचनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी, इसकी अगली वैल्यू 3 फिल करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लॉग वगैरह है, तो log 2 की वैल्यू log 3 की वैल्यू थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इसको मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना पसंद करूँगा। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, तो ये आपके डेरिवेटिव की वैल्यू, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स का। तो मुझे यहाँ पर देखो डेरिवेटिव करना है 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स। तो पावर 1 छोड़ ही देंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो, क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 माइनस लॉग एक्स का, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना डिनोमिनेटर का मतलब एक्स स्क्वायर का, नीचे डिनोमिनेटर जितना है उसका स्क्वायर। तो एफ डबल डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का, मुझे डेरिवेटिव करना है log x का। देखो मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी पता है इसका आंसर -1/x ही आएगा। अगर आपको लगता है तो आप ये स्टेप छोड़ सकते हो। तो -1 माइनस लॉग एक्स, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x। तो नीचे कितना आएगा, x की पावर 4। तो एफ डबल डैश एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का कभी भूलना मत। तो 1/x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो 1 माइनस लॉग एक्स, यहाँ पर 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो कितना आ गया नीचे x की पावर 4। तो अब ऐसा करो, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर फिल करना है। तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। f डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है, माइनस 2x 1 माइनस लॉग एक्स होल डिवाइड बाय एक्स की पावर 4। यहाँ पर ये टर्म कट हो रही है तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना रह गया, f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2x 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स की पावर 4। और भी सॉल्व कर सकते हैं बट मुझे लगता है यहाँ से हमारी बात बन जाएगी। अब आपको पता है हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर इसकी वैल्यू, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई तो मिनिमा, नेगेटिव आई तो मैक्सिमा। वैसे क्योंकि क्वेश्चन में शो दैट बोला गया तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। तो f डबल डैश ई, तो कितना आएगा माइनस ई 2e 1 माइनस लॉग ई बाय ई की पावर 4, ठीक है। अब ये जो लॉग ई है ये फिर से आपको कंफ्यूज करेगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको ये समझाया था। तो लॉग ई, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या समझाया था, देखो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी देखो ये जो बेस, देखो लॉग ई को मैं लिख सकता हूँ लॉग ई, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है। और लॉग ई और ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है अगर इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, इसको मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, यही वाली, ठीक है। तो मैं 2 की कितनी, आपको पता है ये उधर जाके 2 बेस में जाएगा, 2 की मैं कितनी पावर लूँ कि 8 आए, 2 की मैं कितनी पावर लूँ कि 8 आए, इसको ऐसे पढ़ो कि 3, तो कितना आएगा 3। तो ई की मैं, अब इसको भी ऐसे पढ़ो, ठीक है, ई की मैं कितनी पावर लूँ, ई की मैं कितनी पावर लूँ कि ई आंसर आए, ई की आप बोलोगे सर 1, तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज लॉग ई को मैं लिख सकता हूँ लॉग ई टू द बेस ई, ये कितना होता है 1। और इसको अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो लॉग ई हमेशा 1 होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स। तो लॉग ई 1 आ गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि f डबल डैश ई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ना हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो देखो f डबल डैश ई माइनस ई माइनस 2e 1 माइनस 1, लॉग ई की वैल्यू कितनी है 1 बाई ई की पावर 4, f डबल डैश ई, तो माइनस ई माइनस 2e इंटू 0 बाई ई की पावर 4, f डबल डैश ई मतलब माइनस ई 2 ई समथिंग 0 इन समथिंग 0 ही आएगा। तो कितना आ गया ये माइनस ई बाई ई 4। अब ये भी कट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना रह गया f डबल डैश ई कितना आ गया माइनस 1 बाई ई क्यूब। मतलब ये जो वैल्यू है आपको पता है ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71828, ये आपके ई की वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, ये वैल्यू जो है ये हमारी नेगेटिव है। अब ऐसा करते हैं इसका जो आंसर लिखना है उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख के आपको बता देता हूँ। देखो जो मैंने आपको लास्ट पेज पे समझाया कि इसकी वैल्यू इतनी है ना तो ये नेगेटिव है, क्यों पता है क्योंकि ई की वैल्यू आउलर्स नंबर होते हैं, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, जो जस्ट आपकी
नॉलेज के लिए आपको ये पेपर में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ई क्यूब भी पॉजिटिव होगा, 1/e क्यूब भी पॉजिटिव होगा, उसके बाहर नेगेटिव का साइन है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई। और अगर नेगेटिव वैल्यू डबल डेरिवेटिव की तो x इज इक्वल टू e इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें लिख देता हूँ, हैज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। अब देख लो, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। log x बाय x था, तो इसमें जो समझने वाली बात थी वो यही थी, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया ना, तो क्रिटिकल पॉइंट जो आया वो log x इज इक्वल टू 1 आया, मतलब इतना था। अब यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि बेसिकली आप इस देखो, जब भी आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंफ्यूजन हो, आप ये वाली एग्जांपल याद रखना, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। 2 की मैं कितनी पावर लूँ कि 8 आंसर आए, तो इस तरह से इसको आप रीड करना। तो ये देखो 2 की कितनी पावर लूँ, देखो 2 बेस में चला गया। तो सेम वे से log x इज इक्वल टू 1 है, उसका बेस कितना होता है e, तो e की पावर 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू e आ गई। यही समझने वाली बात थी। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया कि log e कितना होता है, हमेशा 1, क्योंकि बेसिकली इसका बेस कितना होता है e, और e की कितनी पावर लूँ कि e आंसर आए 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इसमें एक एडिशनल बात आपको वैसे ही बता रहा हूँ, वो आपको लिख के बता देता हूँ। अब ये वो आपकी एडिशनल बात है कि अगर बाय चांस आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैंने ई को, देखो ई पर मैक्सिमम है ना, तो उस वैल्यू को मैंने फंक्शन में फिल कर दिया। फंक्शन था हमारा log x बाई एक्स, तो log e बाई ई, log e 1 होता है, तो 1/e इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with a fixed base b are decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट डिक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो टू इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसका बेस फिक्स है, वो चेंज कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया of isosceles triangle decreasing when the two sides are equal to its base। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हो, तो रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है कि साइड इस हिसाब से चेंज हो रही है। डिक्रीजिंग को मत पढ़ो, साइड कुछ हिसाब से चेंज हो रही है, हमें एरिया में चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज जो है वो निकालना है। तो मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का क्वेश्चन है, मतलब 6.1 का क्वेश्चन है, मतलब ये वाली मैपिंग हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डायग्राम इफ नीडेड। ठीक है, तो देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये उसका बेस है, ये बी है। अब मान लो ये एक्स है। अब ये जो इक्वल साइड्स हैं ये डिक्रीज कर रही हैं एट द रेट ऑफ, डिक्रीज कह लो या चेंज कह लो, मतलब डी एक्स बाई डी टी। डी टी क्यों लिखा, पर सेकेंड लिखा गया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम माइनस लिखूंगा। आपको याद है ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया था, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, जो एक्सरसाइज 6.1 है उसकी एग्जाम्पल नंबर 4, और जो आपका 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें भी एक मतलब कि क्वेश्चन में लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की रेट होती है, कि नेगेटिव और पॉजिटिव। टाइम के बढ़ने से डिक्रीज कर रहा है ऊपर वाली चीज़ जो है, तो मतलब माइनस रेट, मतलब ये वाली जो रेट है वो माइनस है। यहाँ पर लिखा नहीं गया, डिक्रीजिंग बोला गया है, तो मतलब ये माइनस आएगा। अब हाउ फास्ट, अब ये घट रही है तो इसका एरिया किस हिसाब से चेंज करेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो हमारी मैपिंग कहती है कि सबसे पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने ब्लैक में बेस बनाया क्योंकि ये फिक्स्ड है, और ग्रीन में मैंने, मतलब अगर आप मेरे को मैक्सिमम मिनिमम मेरे को फॉलो किया है, तो जो वेरिएबल है उसको मैं ग्रीन में ड्रॉ करता हूँ। तो एक्स, जो ये इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो इसमें जो ये एक्स है ये चेंज कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन में बनाया। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्लियर है कौन है, टाइम। सब कुछ टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, पर सेकंड लिखा भी गया है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता लग गया, डायग्राम हमने बना ली है। अब उसके बाद हमें गिवन और व्हाट वी हैव टू फाइंड वो लिखना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम लिख के देख लेते हैं। अब देखो ये हमारी ट्रायंगल है, मैंने दोबारा से बनाई है। आपको पता है गिवन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जिसकी इक्वल साइड्स कितनी है, x मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, और उसका बेस जो है वो फिक्स्ड है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, इससे मैंने इसको ब्लैक में बनाया। अब हमें और क्या गिवन है कि ये जो साइड्स हैं ये चेंज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और मैंने आपको बताया है कि क्योंकि x की लेंथ डिक्रीज हो रही है टाइम के बढ़ने से, किसी चीज़ के बढ़ने से अगर ऊपर जो न्यूमिनेटर में है वो डिक्रीज करने लग जाए तो वो नेगेटिव रेट होती है, अगर टाइम के बढ़ने से ये इंक्रीज करता है ये पॉजिटिव रेट होती। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका एरिया भी जो है डिक्रीज करेगा, वो किस हिसाब से डिक्रीज करेगा। अब वहाँ पर आप माइनस की चिंता मत करो, वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, what we have to find। तो मैं फाइंड क्या करना है, dA/dt की एरिया किस हिसाब से चेंज होगा। अगर x टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो एरिया भी टाइम के हिसाब से चेंज होगा, वेयर A इज इक्वल टू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये A क्या है, इसका एरिया, ठीक है। अब सब कुछ मैंने लिख लिया। अब आपको पता है इसके बाद क्या करना होता है, फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे, आपको पता है ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है, वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, वो एक ही बात है। अब आप बोलोगे सर बेस तो है, हाइट कहाँ से आएगी, तो हाइट हम खुद ड्रॉ करेंगे, तो वो पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने हाइट इसकी बना ली है AD, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया, 1/2, बेस मतलब BC, हाइट मतलब AD। तो 1/2 बेस मतलब B, AD मतलब H, मतलब वेयर, मैं लिख देता हूँ वेयर H इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि अब देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे dA/dt। तो ये तो फिक्स है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है कि B एक फिक्स है, ये कांस्टेंट है हमारे लिए। अब H नया इंट्रोड्यूस हो गया, अगर H नया आ गया तो फिर मैं देखो मुझे H की वैल्यू भी नहीं पता, मुझे dA/dt की वैल्यू भी नहीं पता, तो फिर इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, दोनों ही अननोन है। तो मतलब अगर इसको मैं x की टर्म्स में लिख पाऊँ, क्योंकि मुझे dx/dt गिवन है, तो मेरा काम बन सकता है। अब उसके लिए यहाँ पर आपको बेसिक सी नॉलेज आइसोसेलेस ट्रायंगल की होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो किस तरह से बताऊँगा, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपको पता है ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट ड्रॉ करूँगा तो ये 90 है, ये 90 है। तो अगर हम दो ट्रायंगल्स लें, ADB और ADC, तो यहाँ पर D एंगल दोनों 90 के हैं, B एंगल इज इक्वल टू C एंगल, दोनों मतलब इक्वल एंगल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के आमने सामने वाले एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा अपने आप सेम है, मतलब ये जो ट्रायंगल्स है, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सिमिलर हैं। और अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, सेम। जैसे अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में ये देखूँ BD, इसकी DC, सेम इस ट्रायंगल की AB, इधर से इसकी AC। और आपको पता है AB और AC दोनों बराबर हैं, ये कट हो गए, तो मतलब BD/DC कितना आया, 1, मतलब 1 आ गया, इनकी रेशो 1 है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब ये जो मैंने आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो हाइट है ना, ये बेसिकली बेस को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है।
तो सीधा कहने की बजाय मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जस्ट जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, यहाँ पर आपके नोट्स के लिए आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको रफ में समझाया ना, जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख दिया, इसको आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब कुछ, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं। तो बेसिकली मैं हाइट जो है ना, इसको मैं एक्स की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो मुझे इस बेस की वैल्यू चाहिए थी। अब आपको पता लग गया कि ये जो बेस है, ये जो बेस है इसकी वैल्यू है b/2, और इसकी भी कितनी है, b/2, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हाइट है दोनों साइड्स को, तो सॉरी बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको h को जो है वो x की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। तो इसको आप ऐसा करो, कोई नंबर दे दो, इसको आप नंबर दे दो 1, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADB, अब आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब AB कितना है x, AD कितना है h, BD कितना है b/2। इससे तो हमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b²/4। तो विच एम्प्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस b²/4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू प्लस माइनस √x स्क्वायर माइनस b²/4। तो सिंस h मतलब हाइट कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर h इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस b²/4 √ पुट इन 1। अब आप में से कुछ बच्चे सोचोगे सर आप हर बार क्यों बताते हो, ये हमें पता है। देखो, ये हर बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको आदत रहे प्लस माइनस लिखने की, कि कुछ क्वेश्चंस में हम लिख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में सर हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको ना लगे इसलिए मैं हर बार लिखता हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूँ। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, 1/2 इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस b²/4 √ ठीक है। अब हम इसको, ये x में आ चुका है, ये b से हमें डरना नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट, ये कांस्टेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है a का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/2 इंटू बी, इसको अब ऐसे लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस b²/4 की पावर 1/2 का, ठीक है। तो dA/dt। अब b/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर माइनस b²/4 की पावर 1/2 का। तो dA/dt, b/2 1/2 पावर आगे आएगी, एक्स स्क्वायर फंक्शन एज इट इज़, उसकी एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस b²/4। तो dA/dt, तो b/4 एक्स स्क्वायर माइनस b²/4 की पावर -1/2। अब फिर से ध्यान से देखो, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है b²/4 का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो dA/dt b/4 एक्स स्क्वायर माइनस b²/4 की पावर -1/2। तो यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव करना है पावर का, पहले आगे आगे पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, एक्स। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0।
तो थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लेते हैं। वैसे हमारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब ये -1/2 है, इसको आप नीचे लिख लो, x² माइनस b²/4 की पावर 1/2। इसको आप ऐसे लिख लो। अब इसको भी लिख ही लो, 2x dx/dt। अब आपको बताया वी नो dx/dt, ये हमें कितना गिवन है, -3 cm/s। तो अगर इसकी वैल्यू को हम फिल करें तो ऐसा करो, इसको भी आगे लिख लो, 2bx, 2x और b 2bx/4। वैसे कट हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेते हैं, b²/4 पावर 1/2। अब dx/dt इसकी वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है, -3। तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज आ चुकी है। आपको पता है हमने जितने भी रेट के क्वेश्चन किए हैं सभी में हमें ये बोला गया होता है, क्योंकि ये घट रही है, किसी खास पॉइंट पे निकालो। तो यहाँ पर लिखा गया है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, सिंस वी हैव टू कैलकुलेट dA/dt व्हेन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, दैट इज x = b। तो बेस कितना था हमारा, b। तो उसी पे चेक कर लेते हैं, तो एट x = b। ठीक है, तो NCERT का जो आंसर है पीछे उन्होंने काफ़ी सॉल्व किया है, तो हम भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2b, x की जगह पर b, 4 x की जगह पर b, b²/4 पावर 1/2, यहाँ पर -3। वैसे तो हम अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि NCERT ने इसको सॉल्व किया है तो हम भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा परफेक्टली मैच हो पाए, ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आए। तो इसको माइनस को देखो ध्यान से, माइनस तो खुद ब खुद आगे आ गया, मतलब एरिया डिक्रीज ही करेगा, तो -3b²। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, जिसका एलसीएम ले लो, 4b² माइनस b²/4, उसकी पावर कितनी है, 1/2। तो dA/dt, देखो पूरी कैलकुलेशन है। अब मैं आपको इसको पूरा समझाऊंगा, आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आ चुकी है। तो 3b²/4 की पावर 1/2, तो -3b²/2। अब इसको आप लिख लेना, 3b² की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। अब आपको पता है 4 1/2 कितना होता है, अंडर रूट मतलब 2। तो विच एम्प्लाइज dA/dt की वैल्यू कितनी आएगी, -3b² /2। यहाँ पर लिख लो √3, क्योंकि 1/2 कितनी होगी, √3। अब b² की पावर 1/2 कितनी रह जाएगी, b/2। ठीक है, इसका 2 लिख लिया। अब ये भी कैंसिल आउट, ठीक है, ये b को भी कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास कितना बच गया, -3b/√3। अब NCERT वाले थोड़ा सा और सॉल्व किया है, तो माइनस इसको लिख लेना आप √3, 3 को मैं लिख सकता हूँ, तो ये भी कट हो जाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, -√3b cm²/s। तो इस हिसाब से हमारा जो एरिया है वो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के ही बता दिया कि जो एरिया है वो इस हिसाब से हमारा जो है वो डिक्रीज़ करेगा b√3। अगर हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम साइन नहीं डालेंगे, अगर हम डिक्रीजिंग वर्ड नहीं यूज़ कर रहे तो यहाँ पर आप नेगेटिव जो है वो डाल सकते हो। अब देख लो, इतना ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, बेस गिवन था, तो हमें 2 की इक्वल साइड्स दी गई थी जो घट रही थी, मतलब dx/dt गिवन था, हमें dA/dt फाइंड करना था। मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से b और h आ गया। b से हमें डरने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है। अब h एक नई चीज़ है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि ये जो h है, हाइट है, ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्यों करना था ऐसा मुझे, क्योंकि मैं h को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहता हूँ और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली b/2 लिख सकते हो। मैंने जस्ट आपको समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद जस्ट मैंने देखो h को इन टर्म्स ऑफ पाइथागोरस लगा के उसमें लिखने की कोशिश की है। x में जैसे मैंने फिल किया तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट इसको मैं करता गया, आपको पता है इसमें dx/dt की वैल्यू -3 मैंने फिल कर दी। बट हमें कहाँ पर एरिया रेट ऑफ चेंज निकालना था, जब इक्वल साइड और इक्वल टू बेस, तो मैंने x को b फिल कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ गया।